नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा पाठ 6 ग्रामर में से पाठ 2 वर्ण विचार लेके आया हूं। वर्ण यानी होता है अक्षर। वर्ण, चूंकि हम वर्णों की बात करें तो वर्ण जैसे आपने फर्स्ट क्लास में से या LKG UKG में आपने अनारम सीखे होंगे, आ ई उ क ख ग, इंग्लिश में ABCD सीखिए, तो उन्हें ही हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण का एक दूसरा रूप देखा जाएगा तो उसमें हम कह सकते हैं एक ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है आ ई उ, तो वही ध्वनियों को हम बोलते समय प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं ध्वनियों को अगर हम देखा जाए तो अगर हम एक शब्द जोड़े आपस में तो वही एक शब्द बनेगा, और शब्दों को हम जोड़ते हैं तो वही वाक्य बनते हैं। तो हम सबसे पहले आपको वर्ण के बारे में पढ़ाते हैं। इसमें दे रखा है, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है, जैसे तितली, कोपल, लालटेन। चूंकि यह तितली, कोपल, लालटेन यह शब्द हैं। ध्वनियाँ क्या है? ये ध्वनियाँ ये है त, ई, त, अ, त, ई, ये ध्वनियाँ हैं। ई अनार का, आम का, आ ई उ क ख ग, इन्हें ध्वनियाँ का रूप देते हैं। ठीक है, ध्वनियाँ भी, वर्ण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इन्हें पढ़ते हैं। इसमें उपयुक्त ध्वनियों के खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ध्वनियों के टुकड़े होते हैं, जैसे तितली। पर ये तितली ये एक पूरा एक शब्द है, ये अक्षर वर्ण से मिलकर बना है, जो त ती है, त और ई से मिलकर ती बना है। त चूंकि क्या है, व्यंजन है जो बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जाते हैं, तो अगर त बोलेंगे आप, जैसे त, तो अंत में अ लगेगा ही, त यानी अ लगेगा। अगर तू बोलेंगे तो उ लगेगा, यानी बिना स्वर आ ई उ ये स्वर होते हैं, इनके बिना स्वर, बिना इनके प्रयोग किए हम व्यंजन नहीं बोल सकते। तो ल और ई तो ली, तो ये तितलियाँ। इसी प्रकार कोपल और लालटेन का दे रखा है कि इन शब्दों को, इन ध्वनियों को इस प्रकार बांटा जा सकता है। अब इन खंडों के और खंड नहीं किए जा सकते, इसे ऐसी ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, जिससे और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे क्या है, तितली जो शब्द है, जिसे हमने त और ई, त प्लस अ प्लस ल प्लस ई, इस प्रकार हमने इसे खंडित किया। लेकिन अ जो है, अगर अ अनार का है, अगर हम उससे और ज्यादा तोड़ने का प्रयास करें तो नहीं कर सकते, तो उसे ही हम ध्वनियाँ कहते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ण की एक छोटी सी परिभाषा आपके सामने दे रखी है। वे छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है ना, वो छोटी से छोटी ध्वनियाँ। ठीक है, ध्वनियाँ मतलब क्या होता है? सबसे जरूरी चीज़ है कि जो मुख से आवाज़ निकलती है, आ ई उ, ठीक है ना, इन्हें ही वर्णों का रूप देकर स्वर में शामिल किया गया है। तो वो छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ये परिभाषा है। वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा के अनेक वर्ण होते हैं, हर भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी में 48 और संयुक्त दूसरे व्यंजन मिलाएंगे तो 52 होंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें, अंग्रेजी की, तो उसमें 26 लेटर होते हैं। तो वैसे ही हिंदी में देखें, प्रत्येक भाषा के अनेक अनेक वर्ण होते हैं। उर्दू है, चीनी है, सबके अपने एक वर्ण होते हैं। यह वर्ण एक निश्चित समूह में होते हैं। वर्णों के इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, अ से लगाकर ज्ञानी तक जो वर्ण होते हैं, ठीक है ना, उन वर्णों की बात की जा रही है, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, वैसे आपने सुना होगा कि 52 वर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्ण, दूसरे जो वर्ण हैं उनकी बात हम आपको बाद में समझाएंगे। जैसे यहाँ दे रखा है 48 वर्ण होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा दे रखा है आ ई उ ऋषि ए ओ अम अह। ठीक है ना, फिर क ख ग घ
च छ झ झ ण ट ठ ढ ढ ण त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व स श श ह ण ड। जो यह है, यह इनके व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला बोलते हैं। व्यवस्थित क्रम, ऐसा नहीं है कि पहले हमने स्वर लिख लिया बाद में व्यंजन कर लिया, क को आगे पीछे कर लिया, तो यह वर्णमाला में नहीं गिना जाएगा। व्यवस्थित समूह होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्णों के भेद, ठीक है ना। अब वर्ण पढ़ लिए कि अ से अनार तक शुरू होते हैं और ज्ञ ज्ञानी तक खत्म होते हैं, इसे हम क्या वर्ण बोलते हैं। लेकिन वर्णों के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है ना। अ अनार से लगाकर ओ ओखली तक, ठीक है ना, यह 11 स्वर होते हैं। और अ अंगूर और अह ये अनुस्वर और ये विसर्ग में गिने जाते हैं। इन्हें हम स्वर्ग में नहीं जोड़ते हैं। इसी के साथ में दे रखा है व्यंजन। व्यंजन क ख ग कबूतर से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक जितने भी होते हैं सभी व्यंजन होते हैं। व्यंजन वह होते हैं जो बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे क, कमल का क, तो क जैसे ही आप शब्द बोलते हैं तो अंत में आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि उसमें अ का प्रयोग किया गया है। क में आप की भी जोड़ेंगे, की तो ई आएगा, कु जोड़ेंगे तो उ आएगा। यानी बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि इसमें परिभाषा में भी हमें पता चलता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है ना। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के साथ होता है, वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ आ ई उ ऋषि ए ओ। ये जितने भी आते हैं ये क्या गिने जाते हैं, स्वर में गिने जाते हैं। अब स्वर के भी प्रकार है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जैसे देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक, जिसमें उच्चारण करते समय ज्यादा समय नहीं लगे। अ ई उ ऋषि जैसा कि तुरंत बोल दिया। लेकिन जैसे दुगना समय लगे ठीक है, आ यानी उसमें दुगना सा, अ अनार का और अ आम में बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। अ और आ यानी जैसे ही हम आ बोलेंगे तो हमें खुद एहसास होने लग जाएगा कि एक से डबल टाइम हो गया। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा स्वर, यानी जो बड़े स्वर है। बड़े स्वर यानी हम कह सकते हैं कि अगर पहली परिभाषा के अनुसार दूसरी परिभाषा देखें तो हमने समय की बात हुई है, तो दीर्घ यानी जिसमें अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगे, डबल समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ, जिसमें स्वर है जो हमारा थोड़ा लंबा चलता है, लंबा खिंचाता है, बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अब है प्लुप्त स्वर। अब ये प्लुप्त स्वर क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे, ठीक है ना, क्योंकि दीर्घ स्वर में दुगना लगता है और प्लुप्त स्वर में 3 गुना टाइम लगता है। तो हम क्या जैसे देखते हैं उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ठीक है ना, ओम का हम उच्चारण करते हैं ओम, तो हमें खुद ही एहसास होगा कि बहुत ही इसका स्वर लंबा जाता है। और अ, जैसे अ आ ओम, अगर आप तीनों शब्द देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों अलग अलग कितना समय लगा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मात्रा एवं उनका प्रयोग। वर्णमाला में जिस प्रकार अक्षरों का प्रयोग होता है वैसे ही मात्राओं का प्रयोग अति आवश्यक है। बिना मात्राओं से हम किसी भी, ठीक है ना, चीज को व्यक्त नहीं कर सकते।
ठीक है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी भाषा है जो बिना मात्राओं से भी चलती है, जैसे इंग्लिश है, ठीक है। इनमें मात्राओं की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हिंदी में मात्राएं बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करने पर स्वरूप बदल जाता है, यही परिवर्तित स्वरूप ही मात्रा कहलाता है। स्वरों का व्यंजनों के साथ निम्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग और उदाहरण। यहाँ शब्द दे रखे हैं, जैसे दे रखा है अनार का, अनार में कोई मात्रा नहीं है, और क में देखेंगे क प्लस अ बराबर क, ठीक है ना। जैसे क हलंत लगा है, यानी हलंत लगेगा, इसका अर्थ ये होता है कि इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया, और इसमें क प्लस जोड़ लेंगे तो इसमें क बोलेंगे, जिसमें शब्द बनते हैं कमल है, और ये शब्द बनते हैं। अगला है आ, ठीक है ना। इसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। हम सिर्फ मात्रा पढ़ रहे हैं, जैसे गगन, तो अ का प्रयोग हुआ, इसमें कोई मात्रा नहीं है। आ की क प्लस आ का हुआ, तो इसमें कान, कान में क में आ की मात्रा लगी, चा में आ की मात्रा लगी, र में भी आ की मात्रा, चारा। ई में ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, ठीक है। छोटी बड़ी में हमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर बड़ी ई की मात्रा क्या आती है, ठीक है ना। तो ये सामने दे रखा है कि बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा यह है, क प्लस ई की, किसान, निगम। छोटी ई की मात्रा ऐसे लगती है। अगला है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार लगती है, की, ठीक है ना। छोटी की मात्रा ये, बड़ी की मात्रा कीले, चीले। इसके हाथ में ऊ, ठीक है ना। तो ये छोटा ऊ, कु यानी कुत्ता, गुफा, और ये बड़ा ऊ इस प्रकार बनता है, और छोटा ऊ इस प्रकार बनता है, कूप और सूल। री ऋषि, ठीक है ना, आपने री ऋषि का देखा होगा। तो ये शब्द में इस प्रकार, यह जो जिस प्रकार यह कृपा है, ग्रह है, जिस प्रकार का ये मात्रा पृथ्वी है, तो यह मात्रा र बनता है, यह र ऋषि का कहलाता है। कृष्ण है, नृप है। ए में देखेंगे आप तो के लगा हुआ है, केला, चेतना, और डबल आता है तो ये एडी का, एनक का। एडी यानी पाँव की एडी, एनक यानी चश्मा, ठीक है ना। एनक का, एनक में डबल मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको सामने दे रखा है, केसा, जैसा। इसके साथ में ओ, ठीक है ना, ओ ओखली का, को कोयल, गोयल, और ओ औरत का, तो को कौन और नौकर। तो यह हमारी जितनी है आपके सामने ये मात्रा है। मात्रा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि बड़ी की मात्रा और छोटी ऊ की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी, छोटी, इनमें हमेशा कंफ्यूज हमेशा बना रहता है कि कब कहाँ किस प्रकार लगाए, तो यह अति आवश्यक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह भी बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने 11 स्वर पढ़े, लेकिन आप वो बहुत सारे बताते हैं कि 13 स्वर होते हैं, अ अंगूर का और अह ये कहाँ आते हैं, तो ये अयोगवाह में गिने जाते हैं। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों तथा 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। 35 व्यंजन है और 11 स्वर है। जो न तो स्वर होए और न ही व्यंजन होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। जो न स्वर में गिने जाते हैं और न ही व्यंजन में गिने जाते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वर अंग, अंग यानी अंगूर, अंगूर का आपने पढ़ा होगा, तो उसे अनुस्वर बोलते हैं। जहां पर किसी शब्द पे चाहे बिंदी लगती है तो अनुस्वर कहते हैं। विसर्ग यानी ये विसर्ग जो 2 बिंदी लगी, अह करके बिंदी लगी हुई है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। अनुस्वर, अनुस्वर के बारे में जानकारी, इसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। अंग, अंग यानी आपकी जो नाक है वो थोड़ी सी कंपन करेगी इसे बोलने में, अंगूर। तो आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि आपकी नाक में थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ है, कंपन हुआ है, तो इसका प्रयोग हम नाक से होता है। यह चिन्ह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस, गंगा, संसार। आप इन शब्दों को बोलोगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि आप ये नाक से बोल रहे हुए नाक में कुछ वाइब्रेट हो रहा है। अब है विसर्ग, जिसका उच्चारण ह कहते हैं। जो विसर्ग है ना, जैसे अतः, ठीक है ना, यहाँ ह नहीं है, लेकिन इस 2 बिंदु है, इसे हम ह पढ़ते हैं।
के समान होता है। यह चिन्ह वर्णों के आगे लगाया जाता है, जैसे प्रातः, अतः। ठीक है, तो इसमें जो ह लगता है तो ये इसमें क्या है कि ह है वो विसर्ग का प्रयोग किया है। अनुनासिक, अनुनासिक जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे चांद है, आंख है, जिसमें प्रयोग कहता है, इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। यह चिन्ह भी वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आंख और गांव। जब इस चंद्र बिंदु का प्रयोग किए जाते हैं तो आपका मुख और नाक दोनों ही थोड़ी देर के लिए कंपन करते हैं, तो यह कहते हैं कि मुख और नाक दोनों से बोला और कहा जाता है। अब ये व्यंजन, अब स्वर खत्म, व्यंजन के बारे में पढ़ें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, व्यंजन जैसा कि हम पढ़ा है, क कमल से लगाकर अंत तक जो है वो सब व्यंजन होते हैं। उसमें बहुत सारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, पर इनकी संख्या जो है मेन व्यंजन है म मछली तक, वह कितनी है? 35 है, क कबूतर से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह वर्ग है और यह व्यंजन है। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, अन। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण और यह दो आते हैं। ठीक है, ड़ और ड़। त वर्ग त, थ, ध, न। प वर्ग में आता है प, फ, भ, म। ठीक है ना, यह व्यंजन महत्वपूर्ण है, जिसमें अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन यानी जिसे अंत से या बीच पेट में से जिसे बोलते समय हमारी जो वायु है वह अंदर से बाहर आती है। य, र, ल और व। ठीक है, यह जैसे ही बोलेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि यह बोलते समय आपके पेट में से वायु सीधे आपके मुख से बाहर निकल रही है, तो इसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन उन्हें बोलते हैं जिन्हें बोलने से, ठीक है ना, हमारी जो वायु है वो हमारे गले में, ठीक है ना, रगड़ खाती हुई बाहर आती है। जो चीज रगड़ती है मतलब वो एक ऊष्मा पैदा करती है जो थोड़ी, तो इससे हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श, श, च, ह, तो इसलिए हमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन ये हम एक सीधे तरीके से कहा जाए कि जो हमारी जीभान है, जो हमारी टंग है, वो जब हमारे उच्चारण हम किसी को करते हैं जो कंठ से टकराती है तो उसे कंठ बोलते हैं, मूर्धा से टकराती है तो मूर्धा बोलते हैं। दंत जब हमारी जीभान दांतों को टच करती है, होठों को टच करती है, या जिससे जिन शब्दों स्वरों वो व्यंजनों बोलते हैं हमारे होठों का आकार चेंज होता है, तो जहाँ प्रयोग होता है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में। वर्ग, उच्चारण, स्थान और व्यंजन। जैसे क वर्ग है जिसे हम कंठ से बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे क, ख, ग, घ, ण, जिसे हम कंठ व्यंजन कहते हैं, जिन्हें बोलते समय कंठ का प्रयोग होता है। क जैसे आप देखें कंठ से वायु सीधे बाहर आई। च वर्ग इसे तालव बोलते हैं, तालु। च, छ, ज, झ, इंग। ठीक है, च बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वो एकदम से फैल जाएगी। च, ठीक है ना, छ, झ, तो इस तरीके से इसे तालु बोलते हैं। ट वर्ग यानी मूर्धा, ट जैसे ही बोला ट, ठ, तो आपकी जो जिह्वा है ऊपर के मुख के ऊपर के हिस्से को टच करेगी। ट, ठ, ढ, ढ, जो जीवान की नोक है तो उसे मूर्धा, ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? मुख के ऊपर के हिस्से को मूर्धा बोलते हैं। तो ये जितने भी वर्ण आते हैं, ठीक है ना, यह इन्हें मूर्धा कहते हैं। ट वर्ग। त है दंत वर्ग। त वर्ग में आते दंत, त, थ, द, ध, न। त जैसे त बोलेंगे तो आपके जो दांत है वो दंत का प्रयोग होगा, दांत बाहर दिखने लग जाएंगे। त यानी दंत का, यहाँ आपकी जिह्वा है वो दंत से टकराएगी,
आगे के हिस्से में, तो इसे दंत बोलते हैं। प वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं, यानी होठों का प्रयोग इसमें सबसे अधिक किया जाता है। प, फ, ब, भ, म, तो जो होठों का प्रयोग किया जाता है उसे ओष्ठ बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व, जैसा कि मैंने आपको समझा रखा है कि स्वर और व्यंजनों के मध्य जो होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, दोनों के मध्य होता है। और इसमें दूसरा भी ये है कि इसे बोलने से अंत से पेट से वायु एकदम से बाहर आती है, तो य, र, ल, व ये शब्द अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको ये पहले से बता रखा है कि जिससे बोलने से हमारी वायु, जो बोलने से जो वायु हम सांस लेते हैं वो हमारे मुख से टकराती है, गले से टकराते हुए बाहर आती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसमें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श, श, स, ह। इन व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और भी व्यंजन है, किंतु ये स्वतंत्र नहीं है बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे व्यंजन है संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। द्वित व्यंजन यानी ये दो व्यंजनों से मिलकर बने, या संयुक्त या दो से अधिक भी हो सकते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 कही गई है। जैसे कौन सी है? श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, स्र का स्र। अब ये व्यंजन किस से मिलकर बने? आधा क, ठीक है, स्वर रहित क, और स षटकोण से मिलकर श क्षत्रिय बना है। छ क्षत्रिय नहीं, ठीक है ना, हम बोलते समय छ बोलते हैं, छ क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय बोलते हैं। यहाँ स का प्रयोग किया जाता है और यह स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्षति, क्षत्रिय, क्षमा। त और र, आधा त और र होता है, इसमें त्र बनता है। त्र से पत्र, इत्र और त्रिशूल का प्रयोग किया जाता है। फिर ज और अंग बोलते हैं, इसे अण भी बोलते हैं, अण नहीं बोलता, अंग बोलते हैं, जो ज्ञ ज्ञानी बनता है। ज्ञान, ज्ञानी और यज्ञ का प्रयोग किया जाता है। श और र से श्र, श्रीमान हम लिखते हैं, श्रवण, श्रम और श्रद्धा। द्वित्व व्यंजन, दो समान या एक जैसे व्यंजनों के संयोग से बनने वाले द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। दो समान व्यंजन, जैसे कि दे रखा है, यहाँ दे रखा है आधा क, आधा ग और ग, आधा च और म, ठीक है ना। कैसे बने? क और क मिलकर ये बना, ग और ग मिलकर ये बने, च और च मिलकर ये बने, ठीक है ना। ये आ गया, ये आ गया, पर कैसे क्या है इनका, जब तक कि हम एग्जाम्पल नहीं देखें। शक्कर, शक्कर में आधा क और आई आधा क, इन्हें हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। एक समान शब्दों का, व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। शक्कर, चक्की, मक्का। आधा ग और पूरे ग में बुग्गी, झुग्गी, दिग्गज। च में सच्चाई, बच्चा, कच्चा, और मम में चम्मच, सम्मान और निकम्मा, ठीक है। तो आज हमारा जो लेसन है वर्ण विचार आपके लिए लाए हैं, और आपके PDF फाइल मैंने आपको उपलब्ध करा दी गई है, आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।